स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की त्रिपुरा के विकास को जारी रखने के लिए डबल इंजन सरकार को वोट देने की अपील। चुनावी रैली में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन पर उठाया सवाल, कहा कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। हैदराबाद में आईपीएस बैच की पासिंग आउट परेड में केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं और नक्सलवाद पर कसा शिकंजा। नई कर व्यवस्था से लोगों के पास अधिक नकदी की उपलब्धता बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा कर व्यवस्था का मूल उद्देश्य मध्य वर्ग पर कर का बोझ कम करना। उत्तराखंड में कठोर नकल विरोधी कानून लागू। राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अवैध तरीकों की रोकथाम अध्यादेश को दी मंजूरी। 10 करोड़ रुपए के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान। और नागपुर टेस्ट में तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की बड़ी हार। टीम इंडिया को पारी और 132 रन से मिली जीत। हरफनमौला प्रदर्शन के लिए रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा मतदाताओं ने फैसला किया है कि विकास का डबल इंजन नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमबासा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने त्रिपुरा को भय के माहौल और चंदे की संस्कृति से मुक्त कराया है और राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। अब राज्य में महिला सशक्तिकरण है और लोगों के लिए जीवन यापन करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी पूरे भारत में आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। भाजपा सरकार ने जितना त्रिपुरा के लोगों की आय बढ़ाने के लिए किया है, उतना पहले कभी त्रिपुरा में हुआ ही नहीं। आय उनकी बढ़ती थी क्योंकि वो चंदा ले लेते थे। भाजपा सरकार देश में कहीं भी हो जनजातीय समाज के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा के लोगों का वोट वामपंथियों को सत्ता से दूर रखेगा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने त्रिपुरा में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिए हैं। मैं आपको एक बात में सतर्क करना चाहता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मिलकर छल कपट में जुटे हैं। कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है। साथ ही कुछ दूसरे दल भी उनकी पीछे से मदद कर रहे हैं। ऐसे दलों का नाम और नारा कुछ भी हो, लेकिन उनको जाने वाला एक एक वोट त्रिपुरा को फिर से पीछे धकेल देगा। वहीं राधा किशोरपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वामपंथी सरकार को हटाया तो उसका नतीजा भी आपके सामने है। आज त्रिपुरा को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरा राशन मिल रहा है। इससे अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो मेरी माताओं बहनों को हुआ है। लेकिन जिन्होंने पहले दिल्ली में, त्रिपुरा में शासन किया, उन्होंने इन सुविधाओं की कभी परवाह ही नहीं की। जिन्होंने सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा, त्रिपुरा के लोगों को गरीबी में रखा, अभाव में जीने के लिए मजबूर किया, आज वही लोग
कभी आमने सामने थे, अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरण कुमार दिनकर राव से बातचीत की संसद टीवी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। चुनाव आयोग से हमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरण कुमार दिनकर राव साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। सर, 16 फरवरी को आपके यहाँ मतदान है। सर, पूरी तैयारियां लगभग मुझे लगता है पूरी कर चुके होंगे। किस तरीके से तैयारियां इस वक्त की गई हैं? त्रिपुरा में 60 विधानसभा क्षेत्र है, करीब 28 लाख मतदाता है, जो कि 2018 की तुलना में 3 लाख से ज़्यादा है। करीब 3,300 मतदान केंद्र है और इसमें 50,000 के ऊपर कर्मचारी इसमें तैनात है। अगले 3-4 दिनों में जो लास्ट माइल की जो तैयारी होती है वो करके 15 तारीख को हमारी सभी पोलिंग टीम पोलिंग स्टेशन में जाएगी। जो आपका ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ से जो वोटर्स है घर से निकलकर वोटिंग बूथ तक जाए, उसके लिए सर कुछ पहले से तैयारियाँ, कुछ आपने कुछ सर्वे और कुछ किया हुआ है? सर, 2018 के चुनाव में 89% यहाँ पे मतदान हुआ था और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 90% के ऊपर यहाँ पे मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पे आप राज्य के जो मतदाता हैं उनको किस तरह की अपील करना चाहते हैं? सर, मैं सभी त्रिपुरा के 28 लाख जो मतदाता है उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि आप 16 फरवरी को बड़ी मात्रा में आप बाहर आइए, निश्चिंत रूप से बाहर आइए, कोई भय मुक्त वातावरण में आप आके आपका मतदान का अधिकार है उसका व्यवहार करिए। कैमरा पर्सन रतुल वरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, अगरतला, त्रिपुरा। और त्रिपुरा चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए अमरेंद्र गुप्ता त्रिपुरा से। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य की सभी 60 सीटों पर 16 जनवरी को चुनाव होना है। त्रिपुरा के अगर चुनावी समीकरणों को देखते हैं तो 30 वर्ष के बाद लगभग 2018 में बीजेपी की जीत हुई थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव सामने है, पीएम ने वहां पर 2 रैलीज की हैं। किस तरह का इंपैक्ट आप देखते हैं और साथ ही किस तरह के चुनावी समीकरण सामने आ रहे हैं? दीक्षा, देखिए 1972 में पूर्वोत्तर का त्रिपुरा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इस राज्य को स्वराज अभी तक नहीं मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा खासा अहम त्रिपुरा के लिए माना जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अंबासा में जो रैली थी उससे एक बड़े लेवल पे एक मैसेज दिया गया त्रिपुरा वासियों को कि त्रिपुरा लगातार लेफ्ट के शासन में विकास से बहुत कटा हुआ था। बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने हीरा मॉडल, जो कि आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अभिभाषण वाले दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए लोकसभा में हीरा मॉडल की बात की थी और उन्होंने त्रिपुरा का जिक्र किया था। आज उन्होंने पुनः हीरा मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हीरा मॉडल के आधार पर त्रिपुरा विकास के रास्ते पर कनेक्ट किया जा रहा है। हीरा यानी कि ऐसे हाईवे 30 सालों में इस राज्य में सिर्फ एक नेशनल हाईवे था, आज 8 नेशनल हाईवे भारत सरकार, मोदी सरकार की योजना के द्वारा इस राज्य को मिला है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है आई से, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी लोगों के बीच में नहीं थी, उसको भी देने का काम इस सरकार ने किया है। इसके अलावा आर से बात करें तो रेलवे, अगरतला का जो रेलवे स्टेशन है ये एक ऐतिहासिक स्टेशन है, क्योंकि त्रिपुरा की जो आराध्य देवी है माँ त्रिपुरा सुंदरी हैं, उनके नाम पे यहाँ से कई ट्रेनों प्रारंभ की गई हैं जो कि पूरे देश को जोड़ती हैं। इसके अलावा एयरवेज, यहाँ महाराजा वीर विक्रम सैन एयरपोर्ट है जिस पर सिर्फ 20 फ्लाइट चला करती थी, अभी करीब 35 फ्लाइट्स हैं, जिसके अलावा कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं। तो इस हीरा मॉडल का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने। आज जो रैली की उसमें एक बड़े तौर पर अगर मैं कहूँ तो उन्होंने एक संकल्प रैली के तौर पे उन वादों को दोहराया है जिसमें बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में कहा है कि जो 5 सालों में विकास की डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, जो पूरे नहीं हो सके, न सिर्फ उनको पूरा किया जाएगा बल्कि आपके आशीर्वाद के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो विकास की कई बयार इस पूर्वोत्तर के राज्य में बहेगी। मैं आपको बताऊं दीक्षा कि एक बड़ा मैसेज इसलिए भी है क्योंकि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह साहब,
बहुत ही सरल और मृदुल भाषी हैं, लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं। कैंपेन की बात करूं तो इस समय पूरे त्रिपुरा में लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में एक मुकाबला बड़ा दिलचस्प है इस समय। जहां प्रधानमंत्री की रैली हुई उससे बीजेपी ने न सिर्फ एक बड़े तौर पर मैसेज दिया, इसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। एक इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट त्रिपुरा में देखा जा सकता है। कुछ चेंज के नाम पे एक टिपरा मोथा नाम की एक पार्टी बनाई है, जो यहाँ के महाराजा थे उस परिवार से आते हैं, प्रदोत विक्रम जी, जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई है टिपरा मोथा, और वो अलग से एक टिपरा लैंड की मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लगभग 43 सीटों पे त्रिपुरा के जी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिजियोथेरेपी की तरह देश के विकास के लिए भी निरंतरता और दृढ़ संकल्प जरूरी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट को लोगों को सही व्यायाम, सही मुद्रा और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए सही चीजों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भी कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्होंने इसे योग के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। 2 दिवसीय 60वां राष्ट्रीय आईएपी सम्मेलन 16 वर्ष के अंतराल के बाद गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान भारत और विदेशों के विशेषज्ञ इस क्षेत्र में प्रगति पर विचार विमर्श करेंगे। अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है। प्रोत्साहन और थोड़े से एनकरेजमेंट और सपोर्ट से लोग मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर भी विजय पा लेते हैं। कुछ ऐसी ही बात गवर्नेंस में भी देखने को मिलती है। हमारे देश के गरीबों को एक सपोर्ट की जरूरत थी ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। बैंक खाता खुलवाना हो, शौचालय बनवाना हो, लोगों तक नल का जल पहुंचाना हो, हमने ऐसे कितने ही अभियानों से लोगों को सपोर्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के 74वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में पूरे देश में पुलिस बलों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन के खिलाफ एक ही दिन में एक सफल अभियान संचालित किया। अभी अभी पीएफआई पर बैन लगाकर एक बहुत सफल उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में देश भर की पुलिस ने एक साथ एक ही दिन में सफल ऑपरेशन कर पीएफआई जैसे संगठन को बैन कर एक सफलता हासिल की। यह बताता है कि हमारा लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट कितना सुदृढ़ और मजबूत हुआ है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर कानूनों का मजबूत फ्रेमवर्क, एजेंसियों का सशक्तिकरण और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके कारण टेररिज्म की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। हमारी एजेंसियों की वैश्विक भागीदारी भी बढ़ रही है। इंटरपोल जनरल की असेंबली भारत में होना, नो मनी फॉर टेरर में टेररिज्म और टेरर फाइनेंस के विषयों में भारत ने नेतृत्व प्रदान करना एक वैश्विक रूप से हमारे
सिक्योरिटी एजेंसीज की स्वीकृति का परिचायक पिछले 3 वर्षों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर हमने फॉरेंसिक साइंस क्षेत्र में एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक गैप भरने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कर प्रणाली से मध्य वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि इस व्यवस्था को अपनाने से करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा बचा रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी नहीं है। इसकी जगह पर लोगों को अपने निवेश के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने का मौका दिया जाना चाहिए। This measure of government was purely to reduce the tax burden on the middle class and to make sure that the promise which was given earlier, a couple of years ago, which got delayed because of the COVID and other reasons, that we will simplify the direct taxation, not only just simplify for compliance sake, but also reduce the rate so that it doesn't become a burden, tax doesn't become a burden on the shoulders of particularly the middle class. That's where it is. उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल रोकने के लिए जारी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा नामक अध्यादेश एक कानून बन गया है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के मुद्रण से लेकर परिणाम प्रकाशित करने तक में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने वालों को अब अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और उन पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। ये कानून उन पर लागू हो जाएगा और इस कानून के अंतर्गत जो हमने प्रावधान किया है कि अगर कोई परीक्षा में भाग लेने वाला अगर इसमें पकड़ा जाता है तो अगले 10 वर्षों तक वो परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाएगा। नकल करवाने वाले जो गिरोह हैं, जो प्रमुख लोग हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको भी जहां 10 साल की कैद होगी वहीं सारी संपत्ति भी उनकी कुर्क होगी। तो ये सब एक हमारा इसके पीछे यही हेतु है कि जो लंबे समय से ये उत्तराखंड के अंदर कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं अब भविष्य में संपन्न होंगी सारी की सारी पारदर्शिता के आधार पर होंगी, निष्पक्षता के आधार पर होंगी। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ओडिशा दौरे के दूसरे दिन आज प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट ने राष्ट्रपति को भगवान लिंगराज के दामोदर वेश की तस्वीर भी भेंट की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे दिन कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर हैं और वे एक निर्णायक और डबल इंजन सरकार का लाभ उठाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी सर्व दवा सेवन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत लोगों के घर घर जाकर उन्हें फाइलेरिया रोधी दवा दी जाएगी। अभियान विशेष रूप से 10 प्रभावित राज्यों में चलाया जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% बढ़कर 15.67 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सीबीडीटी के बयान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह संबंधी संशोधित बजट अनुमान के करीब 79% अब तक संग्रहित किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नाडी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य 15 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और इसका समापन 17 फरवरी को होगा। इस अवसर पर विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे भारतीय और विदेश के निवासियों को सम्मानित भी किया जाएगा। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं की संशोधन संबंधी जांच के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के ओंगोल से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मंगुटा श्रीविसुलू रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा को गिरफ्तार किया है।
विमानन नियामक डीजीसीए ने पायलट प्रशिक्षण से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए टाटा समूह की किफायती विमानन सेवा एयर एशिया इंडिया पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने निर्वाचन आयोग को पंजाब प्रांत के विधानसभा चुनाव की तारीख तत्काल घोषित करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस आदेश को पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए झटके के तौर पर और पीटीआई के प्रमुख इमरान खान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन से जम्मू कश्मीर में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की जीत के नायक रविंद्र जडेजा पर उनकी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया है। उन्होंने मैच के पहले दिन मैदानी अंपायर से अनुमति लिए बिना तर्जनी उंगली पर मलहम लगाया था। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बेंगलुरु में शुरू होने जा रहे एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। शो के दौरान कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर प्रदर्शन करेंगे। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारतीय मंडप में आकर्षण का केंद्र होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में डिजिटल क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। हमें बहुत तेजी से नए माध्यम से जुड़ना है। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान और यूएई के मंत्रियों अहमद बिन अली अल साइंग और डॉक्टर सानी बिन अहमद अल जायोदी के बीच आज वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने कहा कि भारत और यूएई के बीच वर्षों से चले आ रहे पारंपरिक और आर्थिक संबंध उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के जरिए और मजबूत होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह सहित सरकार द्वारा नामित लोगों को हटा दिया है। उनकी जगह बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और विश्वविद्यालय के तीसरे शैक्षणिक ब्लॉक का शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिलों की ऊंचाई वाले इलाकों में आज फिर से बर्फबारी हुई, जबकि राज्य के मध्य और निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। बर्फबारी के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 216 सड़कों पर यातायात बंद रहा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। तुर्की में आए जबरदस्त भूकंप के बाद लापता एक भारतीय की मौत की पुष्टि हो गई है। भारत संकट की इस घड़ी में मिशन दोस्त के तहत तुर्की की पूरी मदद कर रहा है। भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त अभियान के तहत तुर्की को मेडिकल मुहैया किया रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में भी लगी हुई हैं। भूकंप के बाद से तुर्की में लापता एक भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 6 फरवरी के भूकंप के बाद से लापता भारतीय नागरिक विजय कुमार का शव होटल के मलबे में मिला है। खंडहर हो चुकी इमारतें और मलबों में अभी भी लोगों की तलाश की जा रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से बचाव कर्मियों के अलावा जरूरी सामान और मेडिकल उपकरणों को तुर्की भेजा गया है। खुशी की बात यह है कि हम एकदम से इन लोगों को राहत दे सके। हमारे पास कुछ 3 दिन के बाद भी ऐसे लोग निकले जिनको कि अर्थक्वेक के रबल से निकाला गया, जो कि बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन उनको हमने स्टेबलाइज किया और यहाँ से जो भी सहायता हम दे सकते थे हम दे रहे हैं। भारत की ओर से भेजी गई मदद को तुर्की के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में उन्हें रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की बेहद जरूरत है। तुर्की के हेते प्रांत में भारतीय सेना की ओर से एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया है, जहां ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन मशीन और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। यहां पर भूकंप से चोटिल लोगों का इलाज किया जा रहा है। Two teams in the beginning we received from NDRF search and rescue teams, 101
NDRF team members, they are conducting search and rescue operations in a place called Gaziantep. And at Turkish request, we received another C-17 aircraft carrying another additional NDRF team, which is located now in Antakya, Hatay province. वहीं अमेरिका के एक लड़ाकू विमान ने अलास्का के उत्तरी तट के करीब 40,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रही छोटी कार के आकार की एक वस्तु को राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर नष्ट कर दिया। ये वस्तु सबसे पहले गुरुवार को अमेरिकी हवाई क्षेत्र में नजर आई थी। अभी ये जानकारी नहीं है कि ये वस्तु कहां से आई थी। अमेरिकी नॉर्दर्न कमान अब इस वस्तु का मलबा तलाशने का काम शुरू कर चुकी है। F-22 लड़ाकू विमान ने वस्तु को नष्ट करने के लिए AIM-9X मिसाइल दागी। नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 1 पारी और 132 रनों से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 91 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पहली पारी के बाद भारत की ऑस्ट्रेलिया पर 223 रनों की बढ़त थी। ऑस्ट्रेलिया इस विशाल स्कोर को पार नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। पहली पारी में जडेजा और अश्विन ने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। रविंद्र जडेजा ने 47 रन देकर 5 विकेट लिए थे, जबकि अश्विन ने 42 रन देकर 3 विकेट लिए थे। भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में 400 रन का विशाल स्कोर खड़ा करते हुए ऑस्ट्रेलिया पर 223 रनों की बढ़त बनाई थी। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 120 रनों की शतकीय पारी खेली थी और अक्षर पटेल ने 84 रन और रविंद्र जडेजा ने 70 रनों की शानदार पारी खेली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने प्रमुख विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके दृष्टिकोण ने सरकार को वंचितों के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि अंत्योदय के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी नेता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित रहा है। समाज के वंचित वर्ग के अधिकार सुरक्षित करने के लिए उनके प्रयासों और योगदान को सदैव याद किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 1967 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। उनका जन्म 15 सितंबर 1916 को मथुरा के नागला चंद्रबन गांव में हुआ था। और आज की खबर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय G20 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य महोत्सव की झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।